हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में फिजिक्स में हमने पढ़ लिया था कि उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, और उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब बनता है ना। चार स्थितियां वहां पर क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। देखिए, अब एक बात यहां पर यह है कि यूवीएफ में संबंध ये आपके क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में भी आपको फिजिक्स में चैप्टर मिलता है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी में भी ये चैप्टर आपको दिया गया है और वहां पर ही इसका डेरिवेशन दिया गया है। तो इसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है, ध्यान कर लीजिए, है ना। तो यहां पर देखिएगा एक चीज और है, इसको समझिएगा ढंग से, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पर भी आपके एग्जाम में भी आ सकता है करने के लिए प्रूफ था, लेकिन इधर कई बार से आया हुआ नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्या है कि ये क्लास 12th की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर डेरिवेशन आपको दिया भी गया है और वहां पर डेरिवेशन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो चलिए चालू करते हैं हम इसको। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध का क्या फार्मूला है, यानी जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें डिराइव करना है, पहले हमें वो पता तो होना चाहिए कि हमें लाना क्या है। तो मैं बता देता हूं आपको, मुझे ये वाला फार्मूला लाना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले को मुझे आपको डिराइव करवाना है, यानी ये वाला फार्मूला मुझे प्राप्त करना है, इसको मुझे सिद्ध करना है। तो उत्तल दर्पण के लिए, जो हमारा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध है, देखिए उत्तल हो या अवतल हो, दोनों दर्पणों के लिए फार्मूला सेम है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चाहे उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए हो, दोनों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस अंतर नहीं है फार्मूले में। लेकिन बस बदलता क्या है कि डायग्राम बदल जाता है और बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल जाता है उत्तल दर्पण में, है ना। तो यहां पर अंतर आपको देखने को मिलेगा, बाकी फार्मूला सेम है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध की। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, हमें करना क्या होगा, हमें इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बहुत सारी थ्योरी भी इसमें लिखना होता है, लेकिन हम थ्योरी इतनी नहीं लिखेंगे क्योंकि डेरिवेशन ही इतना बड़ा है, हम थ्योरी कहां तक लिखेंगे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा बना हुआ है अवतल दर्पण का डायग्राम, उसके सामने ये वस्तु रखी है ओ डैश। वस्तु से चली पहली किरण, देखिए वस्तु चलने वाली पहली किरण इधर गई, ये समांतर, और समांतर जाने वाली का नियम होता है कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकलती, ये किरण इधर गई और परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के निकल गई। दूसरी किरण देखिए कहां से जा रही है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और परावर्तन के पश्चात वापस से मार्ग में लौटती है, यह वक्रता केंद्र से जाने वाली का नियम है। उसके बाद ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो यहां पर देखिए परावर्तन के बाद ये इधर यहां पर है और ये इधर से यहां पर, ये स्थान है जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया है। तो यहां पर क्या है, इसको जब हम मुख्य अक्ष से मिला देंगे, यानी जहां पर किरणें काट दी है उसको हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, तो हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है ना। इसलिए इसको मुख्य अक्ष से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आई डैश इसका बन गया है। एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पर ये है ए, ये पॉइंट लिखा है ए, मिरर तो आपका M1 M2 ही है। उसके बाद एक और चीज देखिएगा कि AN, ये जो आप देख रहे हैं ये AN हमारा क्या है, AN एक आपका अभिलंब है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, AN क्या है, ये जो देखिए डॉटेड बना हुआ है, ये क्या है, ये है अभिलंब, ठीक। तो यहां तक ये हो गया। अब देखिए इसमें चालू क्या करना, कहां से लिखना है। तो लिखना इसमें मुझे ये होगा, सबसे पहले मुझे दूरियां आपको बतानी होंगी, है ना। मैं आपको 1 मिनट के लिए दूरियां जरा बता देता हूं, जिन्हें कहते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लेना, है ना, उनको बता देता हूं। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, ये देखिए यही पर समझ लीजिए, पूरा डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें ही मैं आपको समझा दूंगा कौन प्लस होगा कौन माइनस में होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा, मान लिया ये हमारी लाइन क्या है, ये है हमारी मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या मान लिया मैंने, मुख्य अक्ष। इसको मान लीजिए दर्पण, है ना। अभी सीधे सीधे बना, कोई दिक्कत नहीं, अब तिरछा भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैंने बना दिया, आप सीधे सीधे अवतल दर्पण बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब इसके डायरेक्शन में जाएंगे, दिशा में जाएंगे, दिशा के विपरीत नहीं,
अगर विपरीत जाएंगे तो उल्टा हो जाएंगे, और उल्टा हो जाएंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस साइड से इस साइड की ओर, इधर की ओर बढ़ना होता है, यानी इस साइड से जब हम इधर की ओर बढ़ेंगे दर्पण के आगे, यानी मुख्य अक्ष की दिशा में, मुख्य अक्ष इधर देखिए है ये लाइन, इसकी दिशा में बढ़ेंगे, यानी इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां से इस ओर जाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये होगा। जस्ट अपोजिट साइड में, इस साइड में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस, और आगे चले जाएंगे तो ये माइनस, है ना। ये डिस्टेंस आपकी समझ में आई। अगर डायरेक्शन में है, दिशा में है, हम आगे की ओर जा रहे हैं तो दूरियां प्लस में होंगी, हम पीछे की ओर आ रहे हैं तो दूरियां माइनस में होंगी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऊपर की ओर, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या होंगी, प्लस में होंगी, है ना। यानी यहां पर वैल्यू क्या होंगी, प्लस में हो जाएंगी। यानी ऊपर की कोई भी वैल्यू आपको लेना होगा तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि दिशा में जा रहे हैं। अब नीचे की ओर जब जाएंगे अपोजिट साइड में, जैसे इधर चले गए, यहां पर जैसे मान ले चले गए, यानी यहां से हम नीचे जा रहे हैं तो दूरियां हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस में लिखी जाएंगी, इस प्रकार से, है ना। तो ये है इसका निर्देशांक ज्यामिति, जहां से हमें चिन्ह को डिसाइड करना, क्योंकि हम सिंबल मानेंगे ना, टी यू वी एफ ये सब मानेंगे, मान करके करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिस्टेंस को लेना पड़ेगा यहाँ पर प्लस और माइनस में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको हो सकता है कि ध्यान न रहे, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं अभी यूज करूंगा और फिर दूरियां सीधे लिख दूंगा प्लस में माइनस में। क्या क्या होती है कि डायरेक्शन में अगर ऊपर की ओर है तो प्लस में वैल्यू, इधर डायरेक्शन में सामने की ओर है यानी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस की वैल्यू, यानी ऊपर की ओर प्लस की वैल्यू, सामने की ओर प्लस की वैल्यू, अपोजिट साइड में आ गए तो माइनस की वैल्यू, और नीचे चले गए तो माइनस की वैल्यू, यानी ये सब क्या हो जाएंगी, नीचे वाली माइनस की वैल्यू हो जाएंगी। यानी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, डायरेक्शन के अपोजिट चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको आगे सॉल्व करवाता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। चलिए अब देख लेते हैं हम करना क्या होगा हमें। तो सबसे पहले हमें इसमें दूरियां मानना पड़ेगा, जो आपका u है, v है और स्मॉल f है ना, उसको लाने के लिए डिस्टेंस हमें मानना भी पड़ेगा। तो चलिए चालू कर देते हैं। हमें लिखना क्या होगा, तो यहां पर देखिए ये हमारा है O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु, ये है हमारा ध्रुव P। तो माना वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, O फॉर ऑब्जेक्ट मींस वस्तु होता है, वस्तु और ध्रुव, तो माना वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी OP बराबर माइनस u, है ना, ये लिख देंगे। मैं सीधे लिख दूंगा, पूरी हिंदी नहीं लिखूंगा। तो यहां पर देखिए OP बराबर माना वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी माइनस u। तो चलिए ये लिख लेते हैं माइनस u, यानी OP जो डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है टोटल, ये क्या है, माइनस u है। उसके बाद तो पहली डिस्टेंस मैंने मान ली कि वस्तु की दूरी O से लेकर के ध्रुव तक की, है ना, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी क्या है, माइनस u मान लिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। उसके बाद देखिए सेकंड जो हम मानेंगे वो मानेंगे हम C से P तक की दूरी, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या होती थी, वक्रता त्रिज्या। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी वक्रता त्रिज्या की, केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, और इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ प्लस में होगी कि माइनस में होगी, देखिए सारी दूरियां क्या है, अपोजिट साइड में है, इस साइड में है ना, सारी क्या है, इस साइड में है, अपोजिट साइड में, तो सारी के सारी डिस्टेंस में क्या होंगी, माइनस में होंगी। माइनस u हो गया तो CP क्या होगा, माइनस r होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं C से P तक की डिस्टेंस, ये C से P तक की जो डिस्टेंस है वो माइनस r है, ये लिख दिया मैंने। C से P तक की डिस्टेंस क्या है, माइनस r है। उसके बाद यहां पर देखिए I है और P, तो माना प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी, देखिए I किसके लिए, I फॉर इमेज, इमेज मींस क्या होता है, प्रतिबिंब, तो इमेज यानी प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, स्मॉल v, और कैसा होगा स्मॉल v, तो माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड में है, सारी दूरियां इधर ली जा रही हैं, इसलिए
अभी मैंने आपको बताया था पीछे। तो यहाँ आई से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस हो गई माइनस वी हो गई, इतनी समझ में आई। उसके बाद क्या करना, अभी आपको एफ मानना है। एफ क्या होता था, फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी क्या होता है कि मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसी होगी, प्लस या माइनस, तो माइनस होगी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट साइड में है, इस डायरेक्शन में है फोकस। तो हम हमेशा ध्रुव से इस साइड में चलते जा रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। ये है, हो सकता है आपको डिस्टेंस जो है क्लियरली स्पष्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे बता दूंगा कि एफ से पी तक की दूरी माइनस एफ है, आई से पी तक की दूरी माइनस वी है, सी से पी तक की दूरी माइनस आर है, ओ से पी तक की दूरी माइनस यू है। ये सब दूरियां मानी गई हैं, इसमें कोई दिया नहीं गया, ऐसे सब मान करके किया गया है ऐसा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी ओपी बराबर माइनस यू हो गई। केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर हो गई, यानी सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, उसके बाद ध्रुव, ये आपका प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल वी है, और कैसा है, माइनस का। तो आईपी बराबर लिख लेंगे, आईपी बराबर माइनस वी हो जाएगा। उसके बाद फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, अब फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, स्मॉल एफ से लिखते हैं। प्लस होगी कि माइनस, माइनस क्यों होगी माइनस, क्योंकि ये क्या है, माइनस दर्पण को वो लाइन मान ले और अपोजिट साइड में इस लाइन से है, इसे डिस्टेंस क्या होगी, माइनस में होगी। तो चलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस स्मॉल एफ। ये चारों डिस्टेंस आपको समझ में आई होंगी। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी ओपी बराबर माइनस यू, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी आईपी बराबर माइनस वी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी सीपी बराबर माइनस आर, है ना, और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल एफ। फोकस दूरी होती थी माइनस में सारी, याद रखना कि अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में होती हैं, है ना। चलिए, तो इतना काम मैंने कर लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसमें मैथमेटिकल टर्म्स लगाने होंगे, त्रिभुज लगाना होगा, कोण लगाना होगा, आंतरिक कोण परिभाषा और ये सारी परिभाषाएं वगैरह लगानी होंगी, इक्वेशन बना करके सॉल्व करना होगा और आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको देखा जाए। त्रिभुज कौन कौन सा है, देखिए त्रिभुज, ये देखिए ओ डैश सी, ये त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, ओ डैश सी ऐसे बना हुआ है, ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये ओ डैश सी, देखिए ये त्रिभुज नजर आ रहा, ओ डैश सी, ये है ओ डैश सी, ये हो गया। और देखिए नीचे क्या है, त्रिभुज आई डैश सी, यानी ये नीचे वाला ले लिया गया है ऐसे, देखिए ये बना हुआ है, ये है आपका आई डैश सी, ये है। डायग्राम जब अच्छे से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आएंगे त्रिभुज। तो ये ओ डैश सी और आई डैश सी क्या है, समकोणिक है। समकोणिक का मतलब है इनके कोण बराबर हैं, है ना। तो जब कोण बराबर है तो ये नियम हमारा ये कहता है कि जब कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, तो लंबवत भुजा है। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं, लंबवत का मतलब इस तरीके से खड़ी खड़ी भुजा, ऐसे ऊर्ध्वाधर भी इसको कहते हैं, है ना, ये वाली भुजा ऐसे। तो लंबवत भुजा दोनों की क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और उसके बाद जो क्षैतिज भुजा है, क्षैतिज भुजा कैसे, जैसे आधार में आप ऐसे देखते हैं, ये इसको कहते हैं क्षैतिज। तो ये क्षैतिज वाली आपस में बराबर होंगी और लंबवत वाली क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, है ना। तो मुझे यही लिखना होगा कि त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी, देखिए आई डैश सी क्या है, समकोणिक है। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी आई डैश सी समकोणिक है ना। यानी यहां पर लिख लिया ओ डैश सी तथा आई डैश सी क्या है, समकोणिक है। तो देखिए समकोण अगर हो गया, कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर होती। संगत कोण की परिभाषा भी यही थी, है ना। तो वहां से ही चाहे समझ लीजिए, है ना, या याद रखिए कि जब कोण बराबर होंगे तो भुजाएं भी क्या होंगी,
बराबर होंगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? तो खड़ी भुजा खड़ी के यानी लंबवत भुजा लंबवत के जो इस तरीके से है वो इस तरीके वाली के बराबर होगी जी, है ना। जो इस तरीके से है वो इस तरीके वाली से बराबर होगी। अब देखिए इसकी खड़ी भुजा कौन सी है? ये ओ ओ डैश, देखिए ये वाली है ना, ओ ओ डैश, ये वाली भुजा है ना। तो ये खड़ी वाली भुजा और इसकी खड़ी वाली भुजा आई आई डैश ये एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगी। यानी आई आई डैश ये हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश। लिखेंगे यही, देखिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश। इतना समझ में आया होगा। लंबवत भुजा लंबवत के बराबर होगी, क्षैतिज भुजा जो आधार वाली ऐसे बनी हुई होती है वो आधार वाली के बराबर होगी। आगे देखिए फिर आधार में देखिए क्षैतिज भुजा कौन सी है? तो ओ सी, देखिए ये बना हुआ है ओ, ये सी, ये ओ सी उसी है। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिनट के लिए जरा हम इसको कर लेते हैं, आई डैश यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई डैश आप कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है देखिए इसकी भुजा कौन सी? तो आई सी, तो ये आई और सी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? इसकी भुजा देखिए कौन सी है? इसकी ये वाली भुजा है ये, तो ये हो जाएगा आई सी। तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, नहीं ओ सी अपॉन आई सी हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा ओ सी अपॉन आई सी, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या किया कि दो त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहे थे ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी, इनको क्या दिखाया? इनको ये दिखाया कि इनके कोण क्या हैं? बराबर हैं। और जब किसी त्रिभुज के किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। ये रूल होता है, मैथ का होता है। तो यहां से मैंने कर लिया कौन कौन सी भुजाएं? तो लंबवत लंबवत के बराबर, क्षैतिज क्षैतिज के बराबर। तो लंबवत कौन थी? ओ ओ डैश थी। यहां पर लंबवत कौन है? आई आई डैश है, इस तरीके से। तो ये हो गया, तो मैंने लिख लिया ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, समझ में आया। उसके बाद ओ सी अपॉन आई सी, कहां है ओ सी? देखिए ये वाली क्षैतिज भुजा ओ सी है, ओ सी ऐसे है। उसके बाद यहाँ क्या है? आई सी है, तो ये लिख लिया ओ सी अपॉन आई सी। कुछ नहीं लिखा, लंबवत के नीचे लंबवत, क्षैतिज के नीचे क्षैतिज, ये लिखना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज की बात। अब इसमें दो त्रिभुज और हैं, उनकी भी बात करना है। कौन कौन सा है? देखिए त्रिभुज ए एन एफ, आपको ये नजर, इसको मैं मिटा देता हूं ये सब। देखिए त्रिभुज एक बना हुआ है सामने आपके, यहां पर देखिए ये वाला त्रिभुज है ना। देखिए इसको क्या है? ये ए है, ये एन है और ये क्या है? एफ है। देखिए ये त्रिभुज नजर आ रहा, ए एन एफ, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ए एन एफ। और दूसरा भी त्रिभुज एक और है, इसमें छोटा सा, देखिए आई आई डैश एफ, देखिए आई आई डैश एफ, आपको नजर दिख रहा है ना। ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे आई आई डैश, आई आई डैश और क्या है? एफ है। देखिए आई डैश में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे आप यहाँ आई डैश लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ आई डैश लिख लीजिए, आई डैश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है खास, है ना। तो चाहे ऊपर आई डैश लिख लीजिए, चाहे नीचे आई डैश लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, है। तो ये वाले हमारे क्या होंगे? अब इसमें भी वही होगा कि त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई 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 डैश एफ, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ क्या है? समकोणिक हैं। समकोणिक का मतलब उनके कोण बराबर हैं, तो भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। कौन कौन सी भुजाएं? तो लंबवत के नीचे लंबवत, क्षैतिज के नीचे क्षैतिज। चलिए इसकी लंबवत भुजा कौन सी है? ए है एन है, देखिए ए है एन है, समझा ना। लंबवत भुजा, लंबवत को ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, खड़ी खड़ी भुजा वैसे। तो ये क्या है? ए एन है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? चलिए हम इसको लिख लेते हैं। पहले त्रिभुज कौन सी बात किया है लिखेंगे, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ समकोणिक हैं। इसको हटा देते हैं यहां पर। ये है, क्या करना है? लंबवत के नीचे लंबवत, क्षैतिज के नीचे क्षैतिज। इसमें लंबवत कौन सी है? ए एन है, देखिए लंबवत ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी ए एन है, लिखिए ए एन, यहां से लिख लिया ए एन। इस वाले त्रिभुज में देखिए कौन सी है? तो आई आई डैश है, देखिए आई आई डैश, आई आई डैश है ये वाली, ये खड़ी भुजा। तो यहां पर लिख लेते हैं आई आई डैश, हो जाएगा। इसकी खड़ी भुजा यानी इसकी लंबवत भुजा बटे
इसकी लंबवत भुजा, दोनों त्रिभुज की लंबवत लंबवत के नीचे, क्षैतिज क्षैतिज के नीचे। क्षैतिज कौन सी है, यहाँ पर देखिए आई एफ, देखिए आप क्षैतिज वाली कौन है, ये इस तरीके से जो बनी है, ये आई ये एफ है ना, आई एफ ये होगा। इसकी क्षैतिज कौन सी है, एन एफ, देखिए एन एफ ये वाली होगी ना नीचे वाली। तो चलिए लिख लेते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, यानी एन एफ अपॉन क्या हो जाएगा, आई एफ। आगे पीछे पहले या इसको देखिए, पहले इसको भी लिख सकते हैं कि आई एफ अपॉन एन एफ या एन एफ अपॉन आई एफ, कोई गलत नहीं है। आई एफ अपॉन एन एफ या एन एफ अपॉन आई एफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप किसी त्रिभुज को भी आप पहले लिख सकते हैं, किसी की भुजा भी पहले लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन चलता रहेगा। तो आप चाहे इस त्रिभुज को पहले लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एन एफ, क्षैतिज वाली भुजा ये है एन एफ, तो यहां लिख लेते हैं एन एफ। इसकी क्षैतिज भुजा कौन सी है, आई एफ, तो ये लिख लेते हैं आई एफ, ये लिख लिया आई एफ। समीकरण नंबर बना लिया इसको 2। समीकरण 1 और 2 समझ में आपको आई। मैंने समकोणिक त्रिभुजों की बात की थी और समकोणिक त्रिभुज की बात यही कहती है कि जब कोण बराबर होते तो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती। कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, तो लंबवत के नीचे लंबवत भुजा और क्षैतिज के नीचे क्षैतिज भुजा, यानी ये वाली भुजा के नीचे ये वाली भुजा और इसके नीचे भुजा इसके नीचे वाली, यानी ये क्षैतिज वाला हो गया केस और ये हो गया लंबवत वाला, कि लंबवत ये ऊपर और ये लंबवत नीचे है ना, और ये क्षैतिज है तो इसके नीचे क्षैतिज। फिर मैं आपको इसको आगे सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि स्पेस कम है थोड़ा सा, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन लंबा है थोड़ा सा और कैलकुलेशन भी इसमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, हटाते हैं इसको, है ना। चलिए तो देखते हैं हम आगे इस साइड में करते हैं, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम इरेज करते जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो त्रिभुजों की बात हमने कर लिया है, दोनों त्रिभुज की। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज और नजर आ रही है, एक आयत नजर आ रहा है, देखिए गौर से इसको फिगर को, ओ ओ डैश ए एन, देखिए नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, देखिए मैं इसको, ये ओ ओ डैश, देखिए ये ओ ओ डैश, ये आयत नजर आ रहा होगा आपको। डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा, ए एन है ना, ये डायग्राम है, देखिए इसमें ओ ओ डैश। एक मिनट के लिए इन किरणों को भूल जाइए, केवल इसको याद रखिए, ओ ओ डैश ए एन को देखिए, ऐसा आपको एक आयत नजर आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे कि ओ ओ डैश ए एन क्या है, एक आयत है। और अगर ये आयत है तो आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत की पहचान या परिभाषा ये होती कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसके बाद ये लिखेंगे कि चतुर्भुज ओ ओ डैश ए एन क्या है, एक आयत है। चलिए लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेते हैं इसको हम यहां से, चतुर्भुज ओ ओ डैश ए एन, ओ ओ डैश ए एन क्या है, एक आयत है। चलिए लिख लेते हैं इसको, एक आयत है, एक आयत है। तो अगर ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं आयत की। तो आमने सामने की कौन कौन सी भुजाएं, ओ ओ डैश बराबर किसके होगा, ए एन के, यानी इसके सामने की भुजा ये है, देखिए ओ ओ डैश बराबर किसके होगा, ए एन की। इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। इसके सामने की भुजा कौन सी है, ऊपर वाली। यानी अगर इसको लिखना चाहे तो ओ डैश ए, देखिए ओ, ये ओ डैश ए ऊपर वाली हो जाएगी, ये क्या है, ओ एन, ये एक दूसरे के बराबर होंगी दोनों, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर और नीचे वाली भुजा उसके बराबर, ऊपर वाले के। तो क्या करना होगा, यहां से क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश बराबर ए एन लिख देंगे। इस आयत की डिफिनेशन से ओ ओ डैश एक आयत है और आयत से लिख देंगे ओ ओ डैश बराबर ए एन। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, तो ओ ओ डैश बराबर ए एन। देखिए इतना होगा कि नहीं होगा, कहां से हुआ, ये आयत की परिभाषा से होगा, बराबर ए एन हो जाएगा। ए एन होने के बाद एक चीज और देखिए, यहां से क्या हो जाएगा कि जो एन है एफ है, एन एफ समांतर किसके हो जाएगा, पी एफ के, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, एन एफ, ये जो एन एफ है ये वाला पॉइंट, देखिए चतुर्भुज है, कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर मान लेते कि ये हमारा पैरेलल है ही, तो एन एफ समांतर क्या लिख लेंगे, टी एफ। हम एन एफ को टी एफ के समांतर, यानी जो जो एन है, एन वाला पॉइंट हम ध्रुव में ही मिला देंगे, ले जाकर के हटा देंगे इसको। तो यहाँ से एन इसमें मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एन एफ समांतर पी एफ।
तो ये भी बात लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा NF और ये हो जाएगा समांतर किसके होगा, PF के। अब ये दो बातें पता चल गई, कहां से पता चली, जब मैंने देखा O डैश AN एक आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो O डैश बराबर AN लिख लिया और NF समांतर PF लिख लिया। NF समांतर PF कहां से आ गया, ये इसलिए आया, N यहां पर था, ये ऐसा मान लिया गया कि दर्पण का द्वारा वगैरह वो छोटा रहा होगा, तो यहां पर क्या है, इसको मैंने इसी में काउंट कर लिया, N को P के समांतर मान लिया है, इसलिए NF समांतर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, लगभग में ये मान लिया जाता है। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा। अब इन दोनों बातों का यूज कर लेंगे। O डैश बराबर क्या है, AN है, O डैश बराबर AN, तो इसका मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपको आगे समीकरण नहीं मिल जाएगी। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि AN बराबर O डैश है, इसको मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं, इस वाले में, आप पहले में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो AN की जगह हम यहां पर लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए समीकरण 2 AN दिया है, AN बराबर क्या है, O डैश, तो यहां पर लिख देंगे हम O डैश अपॉन I डैश, ये समझ में आ रहा होगा। O डैश क्या किया है, तो समीकरण नंबर 2 में AN की जगह पर देखिए AN और O डैश बराबर हैं, तो O डैश की जगह पर AN लिख सकते हैं या AN की जगह पर O डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने लिख लिया O डैश अपॉन I डैश। अब इधर का इस साइड में लिख दीजिए NF अपॉन IF। एक चीज और देखिए, NF समांतर किसके है, PF के, देखिए NF समांतर किसके है, PF के समांतर है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, जहां पर NF लिखा हुआ है वहां पर लिख देंगे PF, क्योंकि NF और PF क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, समांतर हो गए, है ना। यहां होगा PF और नीचे होगा IF, ये हो जाएगा, है ना। ये होगा समीकरण नंबर 2 से एग्जैक्ट सही। तो इस प्रकार से समीकरण 2 से मैंने ये बना लिया कि O डैश अपॉन I डैश PF अपॉन IF। फिर मैंने क्या किया, फिर समीकरण 1 व 3 से, यानी इसको बना लिया समीकरण नंबर 3। यहां से हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से हम लिख लेंगे O डैश अपॉन I डैश बराबर PF अपॉन IF। PF कहां से आया था, इसमें NF था, NF समांतर PF था, तो वहां से PF लिख लिया। इस इक्वेशन को बना लिया समीकरण नंबर 3, हो गया। उसके बाद समीकरण 1 और 3 को जरा मैच करिए, इसका जो बायां पक्ष है LHS वो क्या है, बराबर है, तो RHS बराबर करना होगा। तो यहां पर हमने क्या किया कि समीकरण 1 व 3 से लिख लिया। तो इसका देखिए, ये समीकरण नंबर 1 इसका राइट हैंड साइड जो है उसे बराबर करना होगा, LHS तो बराबर है, RHS बराबर करना होगा, जिसको बराबर करना होगा उसको लिखना होगा। तो OC देखिए OC अपॉन IC लिख लिया। और यहां पर क्या है, समीकरण नंबर 3 में क्या है आपका, तो ये है आपका समीकरण नंबर 3 में PF अपॉन IF, ये है। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या किया, OC अपॉन IC बराबर PF अपॉन IF। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इन दूरियों को कन्वर्ट करना होगा आपके डायग्राम से, यानी कि फिर मुझे डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए मैं रफली आपको डायग्राम यहां पर बनाकर के समझा दूंगा। ये बना लिया। अब देखिए क्या है, OC, हमें OC पता है दूरी, OC नहीं पता। देखें यहाँ पर OP पता है, CP पता है, IP पता है, FP पता, यानी हमें OC नहीं पता। OC निकालना, OC कहाँ है, देखिए OC ये है, O से लेकर के C तक की डिस्टेंस ये है, ये देखिए OC। तो हमें OC नहीं पता, लेकिन हमें OP पता है, टोटल दूरी। देखिए OP पता है, टोटल दूरी पता है, और CP भी पता है। देखिए OP पता है और CP भी पता है ना। तो OP कितना है, देखिए OP पता है, यानी जहां पर OC लिखा है OC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OC की जगह पर हम लिख सकते हैं, आपको दी गई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 10 दी गई है। B और C के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आपको 5 दी गई है, कुछ भी दी गई हो, तो यहां से टोटल डिस्टेंस 10 है और B से C तक की 5 है। तो AB आपसे निकालने के लिए कहा गया, तो क्या करेंगे, 10 से 5 घटाएंगे, निकल आएगा। उसी प्रकार से OC निकालना है तो OP माइनस CP हो जाएगा, यानी OP माइनस क्या कर देंगे, CP। पूरी दूरी से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी। OC की जगह OP माइनस CP लिख सकते हैं। उसके बाद IC, देखिए IC पता है, IC भी नहीं पता, IC भी निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, CP टोटल डिस्टेंस, CP पता है हमको और IP पता है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, IC की जगह पर लिख सकते हैं CP माइनस IP। देखिए टोटल दूरी से
ये वाली दूरी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। ठीक, तो ये हो गया OC बराबर OP माइनस CP, IC बराबर CP माइनस IP। देखिए PF या FP पता है, हाँ तो PF या FP पता है, तो ये कितनी है PF या FP, ये आपको पता है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद IF देखिए कहाँ है, IF ये वाली डिस्टेंस है, तो हमें क्या पता है IP पता है और FP पता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं IF की जगह पर लिख सकते हैं IP माइनस FP। ये हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमारी ये लिखे हुए हैं पॉइंट OC, IC, IF, इन सभी दूरियों को निकालने के लिए मैंने ये सब पैटर्न अपनाया। कैसे निकाला जाएगा, तो जैसे आपने ये किया है मैथ में करते हैं, वैसे ही इन दूरियों को भी ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पर निकालना होगा। अब क्या करना होगा, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देना होगा। तो चलिए कर देते हैं। OC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, OC की जगह पर OP माइनस CP, ये लिख लिया। IC की जगह पर क्या CP माइनस IP, CP माइनस IP कर दिया। उसके बाद PF दूरी हमें पता ही है, PF या FP कहिए या PF कहिए, गुणे में दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या होगा FP या PF लिखा तो PF ही लिख लीजिए, PF। नीचे क्या होगा IF की जगह पर IP माइनस FP, तो IP हो गया और माइनस FP हो गया। तो इस प्रकार से मैंने इन डिस्टेंस को निकालने के लिए इनका यूज किया है, और यहां पर क्या किया कि इनकी जगह पर ये वाली वैल्यू सारी पुट कर दिया है। तो आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका आगे का डेरिवेशन करवाता हूं। चलिए तो हम आगे कर लेते। देखिए मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए मिटाला इसको नहीं पूरी तरीके से, एक बार फिर से हम इसको लिख लेंगे। ये कहां से लिखा मैंने अभी आपको बताया है, अब वहां से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है OP माइनस CP है, तो OP माइनस CP देखिए इसी का यूज मैं अब यहां से लिखूंगा, और दूरियां मैंने आपको डायग्राम में मिटा दिया है, इसीलिए मैंने दूरियां यहाँ पर लिखी रहने दी है, इनको नहीं मिटाला है कि आप यहां से देख सकते हैं दूरियां। तो यहां से हम चालू करेंगे। OP कितना है, OP माइनस CP लिखा हुआ, OP कितना, देखिए OP की वैल्यू कहाँ, ये देखिए है OP कितना माइनस U है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा माइनस U हो जाएगा OP की जगह पर। बीच में क्या लगा, बीच में लगा हुआ है माइनस। CP कितना है, CP है माइनस R, तो ये लिख लिया माइनस R हो जाएगा। नीचे CP है, CP कितना है, CP है माइनस R, तो यहां लिख लिया माइनस R। उसके बाद फिर बीच में माइनस लगा लिया। IP कितना है, IP देखिए माइनस V है, तो IP हो गया माइनस V, ये हो जाएगा। उसके बाद PF या FP दोनों सेम ही है, तो PF कितना है, PF या FP माइनस F है, तो ये हो गया माइनस F। उसके बाद यहां पर देखिए IP कितना है, तो IP है आपका माइनस V, तो ये लिख लिया माइनस V, और ये माइनस लगाया। FP या PF कितना है, तो कितना माइनस ये F है। अब क्या करना होगा, अब सिंबल्स का अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, इनको देखना होगा। तो सिंबल क्या है, ये माइनस और ये माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस U प्लस R हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो माइनस R प्लस V हो जाएगा। उसके बाद माइनस F है, ये हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है, माइनस V और प्लस क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। यहां से मैंने इसका यूज करके ये सारी डिस्टेंस रख लिया। अब मैं इसको भी रेज कर देता हूं यहां से, ये हो गया। अब क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी हमें क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाले का इधर वाले से गुणा, इसका इससे गुणा। तो चलिए लिख लेते हैं हम इसको पहले, जैसे माइनस U प्लस का R, ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस V हो जाएगा और प्लस का F हो जाएगा, बराबर इसका मल्टीप्लाई उधर कर लेंगे, तो यहां लिख लेंगे हम माइनस F, इसको हम कर लेंगे ब्रैकेट में, R हो जाएगा और प्लस का V हो जाएगा। ये समझ में आया। इधर से मैंने क्या किया, पक्षांतर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको यहां सॉल्व करते हैं इधर। चलिए तो यहां पर हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा पहले U को V से, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और U को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा UV। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा UV, ये समझना है, माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, और U का V से करेंगे UV हो जाएगा। U का F से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, U को पहले V से करेंगे, फिर U को F से करेंगे, R को V से करेंगे, फिर R को F से करेंगे, एक क्रम से, जैसे आप मैथ में करते हैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाला वैसे। तो ये हो जाएगा UV हो गया। अब यहाँ पर U
को एफ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू एफ, ये माइनस का यू एफ हो जाएगा। उसके बाद आर को वी से कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वी हो जाएगा। देखिए आर को वी से कर देंगे तो माइनस आर वी हो जाएगा, आर को एफ से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। ये हो गया इस साइड का, है ना, इस साइड का मैंने सॉल्व कर दिया। इसको देखिए माइनस का एफ से माइनस आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। उसके बाद माइनस का एफ और प्लस का वी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ वी हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए बराबर के चिन्ह के दोनों ओर अगर सेम जैसी संख्याएं होती हैं या सेम जैसे अंक होते हैं या कुछ भी सेम जैसा होता तो वो कट जाता। देखिए सेम क्या है, यहाँ पर प्लस का आर एफ है और यहाँ पर आर एफ है, तो आर एफ से आर एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर वी लिखा हुआ है, अब यहाँ पर कर देंगे आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा से, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। इस आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो चलिए जरा कर लेते इसको, यू वी माइनस यू एफ और ये हो जाएगा 2f वी। समझ आया, इस आर की जगह पर हमने ये लिख लिया 2f, कहां से, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की परिभाषा से। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की परिभाषा से स्मॉल आर बराबर 2f, उसके बाद ये लाइन लिख दीजिएगा, है ना, मैंने साइड में इसको लिख करके आपको बता दिया है। अब मैं इसको हटा देता हूं, तो ये हो गया 2f, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर देखिए इधर क्या है, ये माइनस का एफ वी है, इधर आ जाएगा तो प्लस का एफ वी हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ये होगा। अब देखिए इधर क्या है, इधर आपका यू वी है और ये क्या है, यू एफ है। इधर देखिए क्या है 2f वी और ये, तो एक क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो एक बचेगा एफ वी बराबर 0। 2f वी से एक एफ वी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, चला जाएगा, है ना। तो यहां से जब ये माइनस हो जाएगा तब क्या बचेगा, एक एफ वी बचेगा, वो माइनस का। अब क्या करना है, हमें सारा तो प्लस मिलाना है, तो जितने भी इधर माइनस वाले हैं सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू वी बराबर उधर ये चला जाएगा तो यू एफ ये बनेगा, उसके बाद ये सब उधर चलेगा तो प्लस में हो जाएंगे, एफ वी हो जाएगा, ये बना। अब देखिए करना क्या है, अब करना है कि इसको कोई भी समीकरण भी बना सकते हैं, जैसे समीकरण नंबर वहां कितनी 3 तक बन गई थी, है ना, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। तो समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर एक लाइन लिखेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे समीकरण 4 के दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर ये हो जाएगा। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर दीजिए, तो देखिए यहाँ क्या है, यू वी है और नीचे क्या, भाग करने का मतलब यू वी एफ, तो यू वी एफ ये हो जाएगा। उसके बाद यू एफ है तो नीचे क्या हो जाएगा, यू वी एफ, प्लस लगा हुआ है, क्या है, एफ वी है, तो नीचे क्या हो जाएगा, यू वी एफ। अब ऊपर नीचे जो सेम हो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां से यू वी, यहां से यू वी कट जाएगा, यू एफ यहां से और यू एफ यहां से कट जाएगा, एफ वी यहां से और एफ और वी यहां से कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचा, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये है। तो जो डेरिवेशन मुझे आपको करवाना था वो मैंने आपको प्रूफ करवा दिया है। यहां से कोई खेल नहीं बहुत बड़ा है, यहां से केवल आपको मैथ का कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी इसको आप वैल्यू रख करके पूरा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध को डिराइव करवा दिया है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से 12th में तो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपकी बुक्स में देखने को आपको मिल जाएगा वहां पर। तो ये हमारा हो जाता है। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपका उत्तल दर्पण के लिए भी है, और उत्तल दर्पण का जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसमें बदलेगा कुछ नहीं, केवल डायग्राम बदलता है और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का, कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा सा चेंज होता है बीच में, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता दोनों में। लेकिन आप इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जब इसको अपने हाथ खुद भी करके प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।